नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और अभी हम पढ़ेंगे मई 2023 की मंथली मैगज़ीन का तीसरा पिलर क्या है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसके दो पिलर हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पिलर भी हम शुरू कर चुके हैं पिछले वीडियो में। राज व्यवस्था एवं शासन जो है एक ही वीडियो में हमने पूरा किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसको 2-3 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट किया और अर्थव्यवस्था का एक वीडियो पहले बना चुके हैं। ये शायद दूसरा वीडियो हमारा है। तो उसमें हम जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जनसांख्यिकी लाभांश 3.5। तो पेज संख्या 50 के आसपास हम चलते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या है, सुर्खियों में क्यों है, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है, यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखिए सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में PLFS की तिमाही बुलेटिन जो है जारी की गई हैं। तो PLFS क्या है, इसकी तिमाही बुलेटिन जारी की गई, उससे क्या सामने आया, इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश जो है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड सुर्खियों में है। PLFS क्या है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कहते हैं इसको, हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जो है उसकी तिमाही कौन कौन सी जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च तक की ये 3 महीने की बुलेटिन उन्होंने जारी की है 2023 में। और इस बुलेटिन के ज़रिए से ही जनसांख्यिकीय लाभांश सुर्खियों में आया है। इसमें रेखांकित किया गया है, क्या इस बुलेटिन में बताया गया है? बेरोज़गारी दर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो बेरोज़गारी दर जो है ये चौंकाने वाले आंकड़ों के रूप में सामने आई, इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश सामने आया है। क्या है जनसांख्यिकीय लाभांश, इसको भी हम समझेंगे और क्या होता है इसको समझेंगे और किस तरह से इसके नुकसान क्या है देखते हैं। इन आंकड़ों ने, चौंकाने वाले आंकड़ों ने देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठाने की क्षमता के बारे में चिंता को बढ़ा दिया है। यानी कि जो ये बेरोज़गारी दर के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों ने देश की जो जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठाने की क्षमता थी, उस क्षमता के बारे में भी चिंता को बढ़ा दिया है। तो पहले हम किस तरह से समझेंगे कि जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश है क्या, पहले तो ये समझेंगे। देखिए, शहरी भारत में युवाओं की बेरोज़गारी दर में 2022-23 की चौथी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। ये तीसरी तिमाही की 18.6% से कम होकर के 17.3% तक हो गई हैं। तो तीसरी तिमाही में 18.6% थी, तो चौथी तिमाही में जो है ये 17.3% हो गई है बेरोज़गारी दर। यानी बेरोज़गारी दर शहरों में तो कम हुई है, इसके बावजूद बेरोज़गारी का ये जो उच्च स्तर है वो चिंताजनक अभी भी शहरों में बना हुआ है। राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में, राजस्थान, हिमाचल और JNK में, कश्मीर में जो है जम्मू एंड कश्मीर में 2022-23 की चौथी तिमाही में जो बेरोज़गारी दर हैं वो 30% से अधिक थी 22-23 में। अब देखिए जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। किसी देश की आबादी की आयु संरचना या कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी जो है उसमें बढ़ोतरी से आर्थिक समृद्धि में आई तेज़ी जो होती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक फ़ायदा होता है, उसको ही हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। तो जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? ये कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी जो है बढ़ती हैं, तो उस कामकाजी लोगों की बढ़ती आबादी से कोई आर्थिक समृद्धि हम कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि कामकाजी उम्र कौन सी है और गैर कामकाजी उम्र कौन सी है। देखिए, कामकाजी उम्र को हम कहते हैं 15 से लेकर के 64 साल के बीच की आयु को। गैर कामकाजी उम्र कहते हैं 14 से नीचे की और 65 से ऊपर की आयु को। तो 15 से लेकर के 64 वर्ष के बीच की आयु, 15 से 64 दोनों ही शामिल कर लो आप भले ही। तो 15 से 64 वर्ष की आयु जो है वो कामकाजी उम्र कहलाती है। और इस उम्र के काम करने वाले लोगों की आबादी अगर बढ़ती हैं तो लोगों की आबादी में बढ़ोतरी ही आर्थिक समृद्धि में तेज़ी लाती है और इसको ही हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। गैर कामकाजी उम्र क्या है? 14 वर्ष या उससे कम आयु, ठीक, और 65 वर्ष या उससे एक अधिक आयु। यानी कि 15 से 64 की रेंज को छोड़ दें, अगर इससे नीचे या ऊपर जाएं तो वो गैर कामकाजी उम्र कहलाती है, क्योंकि 14 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं वो काम करते नहीं और 65 वर्ष से अधिक के बुज़ुर्ग काम कर पाते नहीं हैं। तो कामकाजी उम्र 15 से 64 है और इसकी आबादी में बढ़ोतरी ही आर्थिक समृद्धि लाती है और आर्थिक समृद्धि जो आती है उसको हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं।
जनसांख्यिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों की संख्या जो है यहाँ पर एक लाभांश के रूप में काम करती है, क्योंकि कामकाजी लोग बढ़ेंगे तो काम भी मांगेंगे, और काम मांगेंगे तो फिर बहुत सारा लेबर हमें मिलेगा, श्रम करने को लोग मिल जाएंगे, और श्रम अगर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो किसी भी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लें, किसी देश में कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु का हिस्सा है, और गैर कामकाजी उम्र की आबादी जो है उससे अधिक हो गई है। मान लो 14 से कम वाले और 65 से अधिक वाले लोगों की संख्या जितनी है उससे अधिक संख्या 15 से 64 वालों के बीच की है। काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है, तो वो देश जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में होता है। ऐसे में वो देश फायदे में होता है। और गैर कामकाजी उम्र की आबादी 14 वर्ष या उससे कम वर्ष की आयु और 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु की आबादी होती है। अब ऐसे संकेतक जो बताते हैं कि भारत जनसांख्यिकी के बदलाव के दौर से गुजर रहा है, कौन कौन से संकेतक हैं? तो कम होती प्रजनन दर, वर्तमान में प्रजनन दर जो है 2.0 है। ठीक, देश की आबादी की मध्य आयु में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2011 में 24 वर्ष से ये बढ़कर के 2011 में जो है 24 से बढ़कर के 29 वर्ष हो गई थी मध्य आयु, और 2036 तक जो है 36 वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। आश्रित आबादी का हिस्सा कम हो रहा है, यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु को कामकाजी उम्र के रूप में लिया जाए तो आने वाले दशक में आश्रित आबादी का हिस्सा 65% से घटकर के 54% हो सकता है। जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति से अधिक आर्थिक समृद्धि क्यों होती है, ये समझते हैं। देखिए, मतलब ऐसे लोग जो काम करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इससे आर्थिक समृद्धि क्यों होती है, ये समझते हैं। तो एक तो श्रम आपूर्ति होती है, एक बचत में वृद्धि होती है, एक मानव पूंजी मिलती है ही, और मांग में भी वृद्धि होती है। तो ये सब फैक्टर जो होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समृद्धि लाते हैं। श्रम आपूर्ति कैसे? देखिए, कामकाजी उम्र की आबादी अधिक होने से श्रम बल अधिक उपलब्ध होता है, इसलिए हालांकि इससे लाभ मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि अधिक की आबादी को अर्थव्यवस्था के काम पर रखा जाए या नहीं, या उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है अथवा नहीं। उत्पादक कार्यों में लगे हैं तो फिर फायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा किस बात का हो जाएगा। दूसरी, बचत में वृद्धि कैसे होती है? देखिए, जब कामकाजी लोगों की संख्या बढ़ती है, जनसांख्यिकी लाभांश बढ़ता है, तो फिर आर्थिक समृद्धि कैसे होती है? तो बचत में वृद्धि होती है उससे। परिवार में आश्रित सदस्यों की संख्या घटने से कामकाजी व्यक्ति अधिक बचत करने लगता है, इससे राष्ट्रीय बचत दरों में वृद्धि होती है। बचत में वृद्धि से पूंजी भंडार में बढ़ोतरी होती है। पूंजी भंडार की कमी का सामना कर रहे विकासशील देशों के लिए ये भंडार काफ़ी मायने रखता है। वे इस संचित पूंजी का निवेश जो है उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि संचित पूंजी का निवेश जो है उत्पादकता में बढ़ोतरी लाता है, या इससे बढ़ोतरी होती है। मानव पूंजी तो मिल ही जाती है, क्योंकि प्रजनन दर में कमी का महिलाओं के स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। कम प्रजनन दर का अर्थ है बेहतर स्वास्थ्य, और बेहतर स्वास्थ्य का मतलब क्या है? परिवार का कम आर्थिक बोझ। मान लो अगर बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो महिलाओं की स्थिति जो है, बच्चे कम प्रजनन दर महिलाओं की स्थिति को सुधार करती हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य को सुधारने का अवसर मिलता है, तो बेहतर स्वास्थ्य होता है, और बेहतर स्वास्थ्य से परिवार की आर्थिक जो क्षति होती हैं स्वास्थ्य के खर्च के लिए वो कम हो जाएगी। तो स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा, तो आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, और इससे माता पिता के लिए प्रत्येक संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक खर्च करने के अवसर प्राप्त होते हैं, और इससे अंततः बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा मांग में भी वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है समझते हैं। देखिए, जब प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो आश्रित आबादी के घटते अनुपात से संभव होता है, और जीडीपी में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। तो देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश का फ़ायदा उठाने हेतु उपाय क्या हो सकते हैं? हम जनसांख्यिकी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसको समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं जनसांख्यिकी लाभांश का पूरी तरह से फ़ायदा न उठा पाने में विद्यमान चुनौतियाँ कौन सी हैं हमारे सामने। तो इसमें चुनौतियाँ बहुत सारी है, जैसे रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन न हो पाना एक प्रमुख चुनौती हैं। जब संख्या हमारे पास काम करने वाले लोगों की अच्छी है, लेकिन अगर रोज़गार नहीं है तो फिर इससे हमारे आर्थिक समृद्धि को कैसे फ़ायदा, आर्थिक समृद्धि हमारे देश की कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसके अलावा आय अंतराल का बढ़ना, आय का अंतराल लगातार बढ़ता जाता है, और ये भी जनसांख्यिकी लाभांश को पूरी तरह से फ़ायदा न उठा पाने में एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में कमी हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, और स्वास्थ्य बिगड़ने पर जो है ये आबादी जो है एक बार अपने दक्ष
अपनी पूरी कार्य दक्षता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोजगार योग्य कौशल का अभाव भी इसमें जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से फ़ायदा न उठाने देता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हैं, जातिगत भेदभाव और धार्मिक बाधाएं भी इसमें बाधक हैं। लैंगिक भेदभाव तो है ही, जैसे महिलाओं की आबादी जो है लगभग 50% और 50% आबादी को अगर आप रोज़गार में शामिल नहीं करते हैं तो आर्थिक समृद्धि के सपने देखने बंद कर दीजिए। इसके बहुत सारे नुकसान जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा न उठाने पाने के सामने आ रहे हैं। तो हम देखिए इसके लिए कर क्या सकते हैं, उपाय क्या हमारे पास उपाय हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करके प्रमाण बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य से आर्थिक उत्पादन में सुधार होता है, बेहतर स्वास्थ्य से, ठीक है। इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में निवेश ये सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि कामकाजी उम्र के लोग अर्थव्यवस्था की कुशल कार्यबल की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार रहे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं उपाय, महिला कार्यबल यानी कि फीमेल जो वर्क फोर्स है उसकी भागीदारी बढ़ा करके। यदि भारत में घरेलू कार्यों की में लगी कामकाज में घरेलू कामों में लगी और कामकाज हेतु इच्छुक सभी महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाता तो महिला कार्यबल की भागीदारी में लगभग 20% की वृद्धि हो जाएगी। भारत को साउथ कोरिया के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए कि जहाँ उन्होंने निम्नलिखित उपायों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी 50% तक वहाँ पर साउथ कोरिया में बढ़ाई। साउथ कोरिया ने किस तरह से बढ़ाई, तो उन्होंने लैंगिक बजट तैयार किया, कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया और इससे लैंगिक आधार पर अलग अलग डेटा संग्रह करने और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद मिली है। इसके अलावा साउथ कोरिया ने बाल देखभाल संबंधी लाभों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा अंशकालिक कार्य यानी कि पार्ट टाइम वर्क्स के लिए भी कर संबंधी छूट उन्होंने दे दी हैं। तो ये सब जो है साउथ कोरिया के महिलाओं की भागीदारी के रूप में आप सफलता के रूप में देख सकते हैं और साउथ कोरिया से भारत को सीखना चाहिए और अपने योजनाओं को सुधारना चाहिए। इसके अलावा गवर्नेंस में सुधार करके भी हम लाभ उठा सकते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक नया संघीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण प्रवासन, बुढ़ापा, कौशल विकास, शहरीकरण जैसे अलग अलग पहलुओं पर राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही रणनीतिक रूप से योजना निर्माण, निवेश, योजना में निगरानी, इसके अलावा निरंतर सुधार के लिए अलग अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कौशल संबंधी कमियों को दूर कर सकते हैं। व्यावसायिक कौशल, इंटर्नशिप, एम्बेडेड प्रशिक्षु डिग्री कार्यक्रमों को महत्व दिया जाना चाहिए। इससे छात्रों को वास्तविक जीवन स्थितियों में व्यावहारिक ज्ञान सीखने का अनुभव मिल सकेगा। इसके अलावा उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे शिक्षा प्रणाली वर्तमान रोजगार बाजार की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाएगी। तो शिक्षा प्रणाली जो है वर्तमान रोजगार बाजार की जो कौशल संबंधी आवश्यकताएं हैं, रोजगार बाजार में क्या कौशल चाहिए, जिस जो आवश्यकताएं कौशल की हैं उस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली हो जाएगी और शिक्षा से ही ऐसे कौशल सीखने को मिलेंगे जिससे रोजगार बाजार को जो है फ़ायदा होगा और रोजगार बाजार में जिस तरह का कौशल चाहिए वो हमें हमारी शिक्षा उपलब्ध करवा पाएगी। तो इसलिए उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच में क्या बढ़ाना चाहिए, सहयोग बढ़ाना जाना चाहिए। इसके अलावा विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह यानी कि फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा करने के पीछे देखिए कारण ये है कि भारत को अपनी समृद्धि और रोजगार सृजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि GFCF यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो GFCF यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण को बढ़ा करके सकल घरेलू उत्पाद का 33% कर देना चाहिए भारत को, ठीक है। इसके लिए अगले 25 वर्षों में लगभग 120 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी पूंजी की आवश्यकता रहेगी। घरेलू बचत से निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है या मुश्किल है, इसलिए भारत को अधिक रिटर्न देने वाले अवसरों की पहचान करके विदेशी पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देना चाहिए। पूंजी के कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार श्रम बाजार नीति, उपयुक्त समग्र आर्थिक और वित्तीय सुधार जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश को समझते हैं, सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझते हैं। प्रथम जनसांख्यिकीय लाभांश जनांकिकी ट्रांजिशन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। इस दौरान कुल आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा बढ़ जाता है और आश्रित आबादी का प्रतिशत घट जाता है। देखिए प्रथम जनसांख्यिकीय लाभांश जो है जनांकिकी ट्रांजिशन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ठीक है, जनांकिकी ट्रांजिशन, और इस दौरान कुल आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा बढ़ जाता है और आश्रित आबादी का हिस्सा जो है प्रतिशत घट जाता है। दूसरी जनसांख्यिकी जिसको हम कहते हैं द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश,
इसकी स्थिति तब आती है जब वयस्क आबादी की आयु में वृद्धि होती है, एडल्ट लॉन्गेविटी होती है। इसके चलते व्यक्ति बुढ़ापे के लिए अधिक बचत करने लगता है। बचत में वृद्धि पूंजी संचय और आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकती हैं। इस प्रकार जब पुराने कर्मचारियों के अतिरिक्त संपत्ति का निवेश घरेलू स्तर पर या विदेशों में होने लगता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती ही है। संक्षेप में, एक तरफ जहां प्रथम जनसांख्यिकीय लाभांश संक्रमणकालीन बोनस यानी कि ट्रांजिस्ट्री बोनस देता है, जनसांख्यिकीय लाभांश जो है संक्रमणकालीन बोनस देता है, तो दूसरा जनसांख्यिकीय लाभांश उस बोनस को अधिक परिसंपत्ति और संधारणीय विकास में बदल देता है। इस प्रकार यदि सही नीतियाँ मौजूद हों तो वयस्क आबादी की आयु बढ़ने से द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है, जो दीर्घकालिक और प्रथम लाभांश से बड़ा हो सकता है या 5 दशक या उससे अधिक समय तक रह सकता है। कृषि पर निर्भरता भी हमारे यहाँ पर जो जनसांख्यिकीय लाभांश उसका फ़ायदा उठाने का एक उपाय हो सकता है। मतलब ये है कि भारत को कृषि पर आश्रित आबादी की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। भारत को उत्पादक रोजगार में श्रम की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो कृषि पर निर्भरता में कमी ला करके भी हम जनसांख्यिकीय लाभांश को आगे ले जा सकते हैं। अन्य उपाय देखें तो भारत को अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए। इन सुधारों का मुख्य ध्यान ऐसी सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति करना होना चाहिए जिन पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है। इन उपायों में शामिल हैं प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं, पोषण पर विशेष रूप से ध्यान देना, तृतीयक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन यानी साफ सफाई की उचित व्यवस्था करना, शहरी विकास पर बल देना। इसके अलावा ऐसी सरकारें जो संपत्ति के अधिकारों का सम्मान, कॉन्ट्रैक्ट्स की शर्तों का पालन और विधि के शासन को सुनिश्चित करने वाली होती हैं, वह बेहतर आर्थिक माहौल बनाने में अधिक सक्षम होती हैं। इससे जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो ये था हमारा 3.5 बिंदु। अब हम बढ़ेंगे 3.6, तीसरे पिलर अर्थव्यवस्था का छठा बिंदु हम पढ़ रहे हैं और वो है भारत में ग्रामीणीकरण। तो रूरलाइजेशन इन इंडिया। रूरलाइजेशन क्या है, ग्रामीणीकरण के क्या प्रभाव होते हैं और ग्रामीणीकरण से क्या स्थितियाँ बनती हैं, ग्रामीणीकरण क्यों सुर्खियों में, सबसे पहले तो ये समझेंगे। हाल ही में कई विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि भारत में बढ़ती शहरी बेरोजगारी के कारण ग्रामीणीकरण यानी कि रूरलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। इसे एक संरचनात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो शहरों में बढ़ती बेरोजगारी ग्रामीणीकरण को बढ़ावा दे रही, रूरलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। लोग धीरे धीरे गाँवों की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए देखिए, इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो सामान्य तौर पर ग्रामीण उत्पादों, रोजगार और कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के नए अवसर प्रदान करना ग्रामीणीकरण कहलाता है। ग्रामीणीकरण का मतलब क्या है, सामान्य तौर पर ग्रामीण उत्पादों, रोजगार और कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करना ग्रामीणीकरण कहलाता है। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को औद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़कर देखा जाता है। औद्योगिकीकरण का उल्टा जो है औद्योगिकीकरण ये है, इसको हम ग्रामीणीकरण कहते हैं भारत में। उल्लेखनीय है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाकलापों और विनिर्माण क्षमता में कमी आती है तो उद्योग धंधे बंद पड़ जाते हैं और इसे ही हम औद्योगिकीकरण या ग्रामीणीकरण कह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शहरी कार्यबल या आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगती हैं। कार्यबल का ग्रामीण भारत की ओर स्थानांतरण निम्न औद्योगिक विकास गरीबी स्तर में वृद्धि की ओर संकेत करता है। यानी कि ग्रामीणों गाँवों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, मतलब ये है कि विकास जो है वो कम हो रहा है, औद्योगिक विकास और गरीबी के स्तर में वृद्धि हो रही है, ये इस बात के संकेत हैं। ये स्थिति जो है आर्थिक समृद्धि के विशेष चक्र के विपरीत हैं। आर्थिक समृद्धि का विशेष चक्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। और ग्रामीणीकरण में बढ़ावा जो है आर्थिक समृद्धि के विशेष चक्र का उल्टा हो रहा है। आर्थिक समृद्धि कब कहते हैं हम, जब उत्पादक रोजगार और आय जो है मिले, इसके अलावा निर्धनता में कमी आए, इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में तेज़ी आए, शहरीकरण में बढ़ावा मिले, निवेश में वृद्धि हो, तो आर्थिक समृद्धि का विशेष चक्र होता है। और जब सभी चीज़ें जो मैंने बताई अभी इनके विपरीत काम जाता है तो उसको हम ग्रामीणीकरण या औद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं उसको हम। अब देखते हैं ग्रामीणीकरण की हालिया प्रवृत्ति के मुख्य संकेतक क्या हैं। देखिए, ग्रामीणीकरण रूरलाइजेशन की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके मुख्य संकेतक क्या क्या है कि ग्रामीणीकरण हो रहा है, हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, पहला बिंदु निजी निवेश की दीर्घकालिक कमी।
प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 के 10.8% से घट करके 2022 में लगभग 8.4% रह गई है। 2019 में 10.8% जो है भागीदारी थी किसकी, प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, और 22 तक ये जो है 8.4% रही हैं। इसमें कमी आई है और ये कमी बताती हैं कि ग्रामीणीकरण बढ़ रहा है। इस अवधि के दौरान पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा जो है वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हो गया था। ठीक, 2022 में जो वित्त वर्ष 2019 में 6.5% था। तो जीडीपी का 9.5% जो है ये कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा जो है हो गया था। देखिए, बेरोजगारी की समस्या का बने रहना भी ग्रामीणीकरण को बढ़ावा देता है। शहरी परिवारों पर किए गए आरबीआई के सर्वेक्षण और वित्त वर्ष की 2023 की चौथी तिमाही के अनुसार कोरोना महामारी के मामलों में कमी के बाद रोजगार और आय दोनों ही स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि इनकी स्थिति महामारी के पहले के स्तर और विगत अगले 10 वर्ष की तुलना में कमज़ोर बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। कोरोना ने सारा काम कबड़ा कर दिया। कार्यबल का कृषि की ओर झुकाव देखिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, उस सर्वे के अनुसार भारत में कार्यबल की कृषि पर निर्भरता जो है 2018-19 के 42% 42 यानी 42.5% 2018-19 में भारत में जो है कृषि आधारित लेबर फोर्स था। ठीक, तो ये 42.5% था 2018-19 में, लेकिन 21-22 में लगभग ये 45.5% हो गया है। तो कृषि पर जो निर्भरता है वो बड़ी है। तो ये पीएलएफएस की रिपोर्ट है। पीएलएफएस जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये ऐसा हो रहा है। वास्तविक कृषि जो है उसमें वास्तविक कृषि जीवीए का अर्थ क्या है? जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन। तो वास्तविक कृषि सकल मूल्य वर्धन जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में 3.8% की दर से बढ़ोतरी हुई है, और ये 3.2 की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि से भी ज़्यादा है। तो जीवीए में जो है जीडीपी से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसकी गणना जो है सीएजीआर के आधार पर 2023 में की गई है, वित्त वर्ष 2023 में। सीएजीआर क्या है? सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ये हो गई सीएजीआर, और सीएजीआर के आधार पर ही ये जीवीए की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा अनाज यानी खाद्यान्न की मांग में भी पुनः वृद्धि। एनएसएसओ का अर्थ क्या हुआ? एनएसएसओ का अर्थ हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो एनएसएसओ यानी इस ऑफिस के अनुसार भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति मासिक खपत जो है 1993-94 में 12.9 किलोग्राम थी, जो 11-12 में आकर के घट करके 10.4 किलो रह गई हैं। प्रति व्यक्ति खपत जो थी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं, और 1.7% की ये कमी हुई है। हालांकि वर्तमान में प्रवृत्ति जो है विपरीत हो चुकी, क्योंकि अनाज और ब्रेड पर प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, यानी कि यूएसए में औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें वृद्धि हुई है। इसके विपरीत पिछले 10 सालों में भारत की औद्योगिक समृद्धि जो है वो घटी है, और 7.7% से घट करके 2.1% रह गई हैं। काफ़ी कमी यहाँ को देखने को मिली है। 5.6 की यानी कि 5.5% की कमी ये देखने को मिली है यहाँ पर। ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? इन प्रवृत्तियों के बावजूद भारत का सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल रहा है। इन सब के बावजूद भारत जो है सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के में शामिल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी में 7.2% की दर से वृद्धि हुई है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजी निर्माण के कारण हुई है। इन प्रवृत्तियों ने रोजगार पैदा करने में भी मदद की है। ठीक है, इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 में विकास की गति में और तेज़ी आने की उम्मीद की जा रही है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के रूप में सरकारी उपायों से विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और रोजगार पैदा होंगे। अब हम समझते हैं ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शुरू की गई कुछ पहले उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI योजना क्या है। 14 प्रमुख क्षेत्रों में ये योजना है। PM स्वनिधि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के लिए ये PM स्वनिधि योजना है। इसके अलावा और कुछ पहले देखें जैसे PLI योजना है ही, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 14 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करती हैं। PM गतिशक्ति योजना आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण लाती है ये योजना। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीब परिवारों की निर्धनता और दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना है। इसके अलावा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड 1 करोड़ रुपए तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना MSMEs को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करने की ये योजना है। ठीक है, तो ये समझा। अब हम समझेंगे भारत में खाद्य भंडारण फूड स्टोरेज इन इंडिया। ये सुर्खियों में क्यों है? देखिए ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। भारत में खाद्य भंडारण ये सुर्खियों में क्यों है? खाद्य तो आप समझते ही होंगे, तो ये भंडारण जो है खाद्य भंडारण सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इसके लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन और उसे सशक्त बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतर मंत्रालय यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के गठन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए सुर्खियों में है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा फूड स्टोरेज इन इंडिया तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान एंड कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IMC यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है उसकी गठन किया है। IMC का गठन किया गया है। इस IMC गठन के उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देखें तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, खाद्यान्न बर्बादी को कम करना, किसानों को सशक्त बनाना। इसके लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स जो हैं उनके स्तर पर गोदामों और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। पैक्स क्या है? PACH यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के स्तर पर गोदाम और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा? इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन IMC का गठन किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय अलग अलग राज्यों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा। इससे पेशेवर तरीके से योजना का समय पर और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। अलग अलग योजनाओं में समन्वय कन्वर्जेंस अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय के लिए कई परियोजनाओं की पहचान की गई है। और जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा योजनाओं जो जारी हैं उनमें AIF है, AMI है, इसके अलावा MIDH है, इसके अलावा SMAM है। तो AIF यानी कि आइफ, इसके अलावा AMI यानी अमी, इसके अलावा MIDH यानी मिद, इसके अलावा स्माम SMAM। तो AIF यानी कि आइफ तो ये हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो AIF ये हो गई। इसके अलावा कृषि विपणन अवसंरचना योजना है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग तो हो गई। इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बागवानी को हम क्या कह सकते हैं? H से होगा शायद। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन स्माम देखिए। इसके अलावा ऐसी योजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी योजनाओं को भी गिना जाता है, जैसे PMFME, तो PMFME। इसके अलावा PMKSY, तो PMFME और PMKSY ये योजनाएं शामिल है, जिसको हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का
उपचारीकरण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कह सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी योजनाओं में देखें तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का आवंटन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद। भारत में अनाज खाद्यान्न प्रबंधन कुल उत्पादन। अब देखिए, भारत में अनाज खाद्यान्न उत्पादन देखें, उसका प्रबंधन देखें तो कुल उत्पादन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष करीब 3100 लाख टन अनाज का उत्पादन होता है। 3100 लाख टन अनाज की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था है, तो उसमें केंद्रीकृत जो खरीद प्रणाली है, यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है, केंद्रीय पूल में अनाज की खरीद या तो सीधे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। FCI जो योजना है, ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना लगभग 1964 के आसपास हुई थी, मुझे ऐसा अनुमान है। खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार एजेंसी द्वारा की जाती है। हालांकि राज्य सरकार के ऐसी एजेंसियां जो अनाज खरीदती हैं उन्हें FCI को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा विकेंद्रीकृत खरीद योजना यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम, इस योजना को 1997-1998 में शुरू किया गया था और इसके तहत अनाज की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न का वितरण देखें तो केंद्र स्तर पर FCI के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व परिवहन संबंधी कार्यकलापों को देखती हैं। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न का थोक आवंटन किया जाता है। लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। इसके लिए राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करती हैं। राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्य, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की देखरेख, ये सब शामिल हैं। ये देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। 2014-15 में जो है ये मिलियन टन में देखें तो 25 मिलियन टन उत्पादन होता था। 15-16 में 250 मिलियन टन, 2014-15 में था 250 मिलियन टन, ठीक है। इसके अलावा 2015-16 में 251.5, 2016-17 में 275.1, 2017-18 में 285.0, 2018-19 में 285.2 मिलियन टन, 2019-20 में 297.5 मिलियन टन, 2020-21 में 310.7 मिलियन टन और 2021-22 में 315.7 मिलियन टन की उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला है। ये मिलियन टन में उत्पादन है और ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसमें ये देखिए तिलहन है, दलहन है, कुल खाद्यान्न है, इनकी उत्पत्ति यहाँ पर लगातार बढ़ी है। अब देखिए, भारत में एक प्रभावी अनाज भंडारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, ये समझते हैं। भारत में ज़रूरत क्यों है, इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने हेतु, इसके अलावा स्थानीय भंडारण प्रणालियों का अभाव, इसके अलावा भंडारण व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन, इसके अलावा अवैज्ञानिक भंडारण, इसके अलावा भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होना, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे। तो इन सब के माध्यम से हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको, इन बिंदुओं को समझते हैं कि भारत में एक प्रभावी अनाज भंडारण की प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को विकसित करना है। यानी कि एक प्रभावी भंडारण प्रणाली किसानों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे फॉरवर्ड लिंकेज सिस्टम की भी मदद करती है। दूसरा इसमें है स्थानीय भंडारण प्रणालियों का अभाव। घरेलू क्षेत्र द्वारा कुल उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा अपने पास रखा जाता है। इसके अलावा अनुचित भंडारण के कारण खेत के स्तर पर ही अत्यधिक मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है, ठीक है। भंडारण व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन, प्रायः गोदामों में भंडारण अनाज को उनकी शेल्फ लाइफ से अधिक समय तक रखा जाता है। नतीजतन इस तरह के लंबे भंडारण से अनाज को चूहों, नमी, पक्षियों और कीटों से नुकसान का जोखिम होता है। अवैज्ञानिक भंडारण, तो लगभग 80% हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग सुविधाओं को अब तक मशीनीकृत नहीं किया गया। इसके अलावा अनाज और अन्य कृषि वस्तुओं को लोड करने, उतारने और प्रबंधित करने के लिए अनाज आज भी पारंपरिक मैनुअल तरीकों का उपयोग किया जाता है। भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होना, FCI के पास आज भी अनाज भंडारण केंद्रों और पर्याप्त भंडारण क्षमता वाले गोदामों का अभाव है। वर्तमान में देश के सभी गोदामों में केवल 47% उपज का ही भंडारण हो सकता है।
कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे देखें तो भारत के कोल्ड स्टोरेज क्षमता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। आज भी पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर निर्भरता अधिक है। सभी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अधिकांश कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में ही हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, इसको समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें। अनाज के रखरखाव और भंडारण पर राष्ट्रीय नीति 2000। इसका लक्ष्य खेत के स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर परिवहन और भंडारण से होने वाले नुकसान को कम करना, साथ ही भारत में अनाज प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना भी इसका उद्देश्य है। दूसरी योजना है ग्रामीण भंडारण योजना। इसके तहत वैज्ञानिक भंडारण क्षमता तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण हेतु सब्सिडी प्रदान करना। इसके अलावा वेयर हाउसिंग अधिनियम 2007, वेयर हाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम 2007, इसके जरिए से वेयर हाउसिंग रसीद को खरीद फरोख्त के लायक बना दिया गया है। दूसरे शब्दों में गोदाम या वेयर हाउसिंग रसीद को प्रक्राम्य लिखित यानी कि नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स बना दिया गया है। इसके अलावा निजी उद्यमी गारंटी भी एक योजना है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी, PEG, पैग जिसको हम कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स गारंटी ये निजी उद्यमी गारंटी हैं। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी, PEG, पैग योजना, इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP में FCI की भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। इसके अलावा एक योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, विशेष पैकेजिंग केंद्रों और भंडारण सुविधाओं आदि के विकास के लिए शुरू किया गया है। अब हम क्या समझेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। तो ऐसे में आगे की राह हो सकती है, एक तो फार्म गेट यानी कि खेत के स्तर पर ही होने वाले नुकसान को कम करना, फार्म गेट, ठीक। इसके लिए परिवहन लिंक के साथ साथ ग्राम स्तर पर अनाज एकत्रण केंद्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये केंद्र आधुनिक पैक हाउस फसल समूह के केंद्र से युक्त होना चाहिए, जहाँ किसान अपनी बागवानी उत्पादन जैसे फल, सब्जी, औषधियों की आसानी से धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं। दूसरा, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे इस संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों के साथ साथ अधिक से अधिक जिम्मेदारियां साझा की जा सकती हैं और इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। इसके अलावा सुखाना, पर्याप्त हवा, वातावरण और तापमान नियंत्रण यानी कि ड्राइंग, एरेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल इसमें शामिल हैं। उचित नमी और तापमान ये निर्धारित करता है कि अनाज अपनी गुणवत्ता को खोए बिना लंबे समय तक भंडारण में रह सकता है। इसलिए इन संकेतकों के अनुसार भंडारण की पद्धतियां तथा प्रबंधन में बदलाव किया जाना चाहिए। पारंपरिक तरीकों को मजबूत करना, भंडारण के पारंपरिक साधनों को आधुनिक इनपुट्स की सहायता से मजबूत बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बांसों की संरचना, मिट्टी तथा गीली मिट्टी की संरचना का उपयोग करना। इसके अलावा कवर एंड प्लिंथ यानी कि CAP स्टोरेज की पद्धति का उपयोग नहीं करना। CAP पद्धति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही CAP पद्धति के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय तक कोई भी अनाज स्टॉक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय साइलो बैग तकनीक और पारंपरिक भंडारण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कवर एंड प्लिंथ CAP क्या है? ये अनाज भंडारण की विधि, इसमें अनाज को किसी खुले जगह व चबूतरे नुमा संरचना में ढक कर रखा जाता है। तो ये CAP है, कवर एंड प्लिंथ योजना, कवर एंड प्लिंथ, ठीक है। निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी एक उपाय हो सकता है। ऐसे आगे गिरा के रूप में सरकार भंडारण गोदामों, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि निवेश के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO को ऋण की सुविधा भी प्रदान कर सकती हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम कहते हैं, यानी कि किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस किसान उत्पादक संगठनों को ऋण की सुविधा प्रदान कर सकती हैं निजी भागीदारी को बढ़ावा दे करके। आगे की राह के रूप में लास्ट बिंदु है अनाज भंडारण के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाने से अनाज प्रबंधन में मदद मिल सकती है। अनाज की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए रियल टाइम में सेंसर आधारित डेटा का उपयोग करके तापमान और नमी जैसे घटकों को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है सिटीज़ 2.0। ये सुर्खियों में क्यों है? 8वां बिंदु है अर्थव्यवस्था के इस पिलर का, सिटीज़ 2.0 सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इसके अलावा इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज़ परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। तो ये 2.0 योजना है, सिटीज़ 2.0 योजना है। सिटीज़ का मतलब हुआ सिटी
इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इन, इसके अलावा इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो ये योजना है, योजना का पूरा फुल फॉर्म है, सिटीज़ का फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना। तो सिटीज़ के दूसरे चरण को मंजूरी दी है, इसलिए ये सुर्खियों में है। सिटीज़ के बारे में जानें तो ये स्मार्ट सिटी मिशन का एक हिस्सा है। सिटीज़ परियोजना यानी कि सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का एक उपघटक है। सिटीज़ के पहले चरण 1.0 के 2018 में शुरू किया गया था। 1.0 के घटक क्या थे? शहर स्तरीय 12 परियोजनाएं इसमें शामिल थी। ओडिशा में क्षमता विकास गतिविधियां इसमें शामिल थी। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये 1.0 के अंतर्गत सिटीज़ के पहले संस्करण में शामिल था। इसमें शामिल एजेंसियां देखें तो सिटीज़ परियोजना में निम्नलिखित एक संयुक्त कार्यक्रम है। आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय, इसके अलावा एजेंस फ्रैंकिश डी डेवलपमेंट यानी कि AFD, इसके अलावा यूरोपीय संघ यानी कि EU, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA NIUA। इसके अलावा इस कार्यक्रम का समन्वय और प्रबंध एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी कि PMU के तहत यानी कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के रूप में या यूनिट के द्वारा किया जा रहा है। PMU यानी कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जो है नई दिल्ली स्थित NIUA के अधीन कार्यरत एक निकाय है। NIUA क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी मामलों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। अब कार्यक्रम का उद्देश्य देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया 2.0 का इनोवेशन यहाँ पर फिर से शामिल किया गया है। इससे पहले हम स्मार्ट सिटी मिशन समझ लेते हैं। यह शहरों को नया रूप देने और शहरी सेवाओं में नवीनतम आधुनिक की तकनीकों और अन्य ज़रूरी चीज़ों को शामिल करने संबंधी कार्यक्रम है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों को विकसित करना, उन्हें नागरिकों के अनुकूल तथा संधारणीय बनाना। कार्यान्वयन इस मिशन को लागू करने का दायित्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। इसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया मार्च 2023 की समसामयिकी में टॉपिक 3.4 जरूर देखें। कार्यक्रम का उद्देश्य देखें तो शहरों का चयन। यह कार्यक्रम चयनित शहरों को नवीन और संधारणीय कार्यक्रम का उद्देश्य देखें तो शहरों का चयन इसमें, इसके अलावा समग्र दृष्टिकोण, इसके अलावा विविधता को समर्थन, इन बिंदुओं के माध्यम से हम कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझेंगे। तो शहरों का चयन इसका प्रथम बिंदु है, इसके माध्यम से हम कार्यक्रम का उद्देश्य समझते हैं। शहरों का चयन, यह कार्यक्रम चयनित शहरों को नवीन और संधारणीय शहरी अवसंरचना परियोजना को विकसित करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करता है। समग्र दृष्टिकोण, चयनित परियोजनाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। टिकाऊ परिवहन में सुधार, सार्वजनिक रूप से खुले स्थानों की संख्या में वृद्धि, गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से संबंधित उपायों को लागू करने में मदद मिलेगी। अल्प आय वाली बस्तियों में सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार को लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा विविधता को समर्थन देना इसका उद्देश्य है। तो विविधता को समर्थन देना, चयनित शहरों को अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जाती हैं। सिटीज़ परियोजना 2.0 को हम समझेंगे, द्वितीय चरण का समझेंगे। इससे पहले हम समझेंगे ध्यान देने योग्य विषयगत क्षेत्र। तो एक तो संधारणीय मोबिलिटी ध्यान देने योग्य क्षेत्र में है। इसके अलावा खुले सार्वजनिक स्थल, इसके अलावा निम्न आय वाली आबादी के लिए सामाजिक और सांगठनिक नवाचार, इसके अलावा शहरी गवर्नेंस और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल हैं। अब हम समझेंगे सिटीज़ परियोजना का 2.0 यानी कि द्वितीय चरण। इसके उद्देश्य देखें तो पहले वाले उद्देश्य तो शामिल है ही 1.0 वाला तो है ही। 2 में कुछ अन्य उद्देश्य शामिल है, जैसे इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता के आधार पर चयनित परियोजनाओं जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। साथ ही निम्नलिखित घटकों पर ध्यान दिया जाएगा। शहर के स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, इसके अलावा राज्य स्तर पर जलवायु पर केंद्रित सुधार कार्य, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत बनाना और ज्ञान का प्रसार, ये इसके उद्देश्य हैं। शहरों की संख्या बात करें तो इसे 18 शहरों में लागू किया जाएगा। शहरों का चयन प्रतियोगिताओं के आधार पर होगा। इसके अलावा अनुदान देखें तो AFD और क्रेडिनस्टाल्ट फर विडेरा फबाऊ
KfW द्वारा 1760 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही EU यानी कि यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन द्वारा 106 करोड़ रुपए तक का तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। 3 प्रमुख घटक देखें तो क्लाइमेट रेजिलिएंट परियोजना के विकास के लिए शहरों हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मांग के आधार पर सहायता के लिए पात्र होंगे। सभी 3 स्तरों पर हस्तक्षेप अर्थात शहरी भारत में केंद्र, राज्य और शहरी स्तर पर क्लाइमेट गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। अब बची हैं केवल न्यूज़ इन शॉर्ट्स यानी संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों में पहली है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण यानी कि सरप्लस ट्रांसफ़र बाय RBI। क्या है इसको समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए का अंतरण करेगा। 22-23 में केंद्र सरकार को RBI कितना देगा, अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए का अंतरण करेगा। 2021-22 में अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए का अंतरण किया था और ये लगभग बढ़ करके डबल से भी अधिक हो गया है। 2021-22 में तो ये इतना था 30,307 और अब हो गया 87,416। वर्तमान राशि 2022-23 की पिछली राशि से 188% अधिक है। इस वर्ष में अधिशेष में वृद्धि निम्नलिखित कारण से हुई। अधिशेष में इतनी वृद्धि क्यों देखने को मिली है, तो इसमें पहला कारण है विदेशी मुद्रा की बिक्री से उच्च आय प्राप्त होना। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा की बिक्री से विदेशी मुद्रा जो है उसकी बिक्री से काफ़ी उच्च आय मिली है। इसके अलावा US ट्रेजरी में विदेशी मुद्रा निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त होना, ये भी एक कारक है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना। इसके अलावा जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप मुद्रा भंडार में तालमेल बैठाना, ये सब कारण है। देखिए RBI द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया या किया गया अधिशेष अंतरण देखें अलग अलग वर्षों में, तो ये इस प्रकार रहा है। 2010-2011 में ये 15,009 करोड़ रुपए का अंतरण था। फिर ये 11-12 में भी लगभग उतना ही था। 12-13 में बढ़ा, फिर इस तरह से बढ़ते हुए सर्वाधिक जो है ये 2018-19 में देखने को मिला, लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन 2020-21 में ये जो है 2020-21 में भी 99,112 था और 2021 में फिर 2022-23 में जो है ये 87,416 था। 21-22 में ये 30,307 था। ठीक है, अधिशेष अंतरण की बात हो रही है। अब देखिए अधिशेष जब RBI ने भेजा तो केंद्र सरकार को, तो RBI को आयकर का तो भुगतान करने की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए RBI अधिनियम 1934 की धारा 47 अधिशेष लाभ का आवंटन के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित करती हैं। तो RBI जो है उसे आयकर देने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि RBI अधिनियम 1934 जो है उसकी धारा 47 के अनुसार अधिशेष लाभ का आवंटन जो है, अधिशेष लाभ का आवंटन धारा 47 में लिखा हुआ है, उसके अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित की जाती है। RBI का कुल व्यय जो है ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके कुल आय की तुलना में काफ़ी कम है। इससे RBI के पास अतिरिक्त पैसा यानी कि अधिशेष बच जाता है और ये अधिशेष फिर सरकार को भेज देता है RBI। RBI का कुल व्यय जो है ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके कुल आय की तुलना में काफ़ी कम है। इससे RBI के पास अतिरिक्त पैसा बच जाता है। कुल जो व्यय है वो ब्याज से प्राप्त होने वाले धन से कम है, कुल खर्चा कम है। तो जो उसके पास उसको जो ब्याज से बहुत सारा पैसा मिला है वो बच जाता है और उसी को फिर हम अधिशेष राशि कहते हैं और फिर वो प्राप्त कर देता है, वो भेज देता है केंद्र सरकार को। इससे पहले RBI एक अधिशेष का बड़ा हिस्सा अपनी आकस्मिक निधि यानी CF यानी कि कंटिजेंसी फंड CF और परिसंपत्ति विकास निधि यानी कि असेस्ड डेवलपमेंट फंड ADF के रूप में अपने पास रखता था। हालांकि मालेगांव समिति 2013 की सिफारिशों के पश्चात और आगे चलकर बिमल जालान समिति द्वारा पेश की गई संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क 2014-15 के तहत RBI
जो है सरकार को किए जाने वाले अधिशेष के अंतरण के रूप में वृद्धि हुई है। आर्थिक संशोधित पूंजी फ्रेमवर्क या संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं सिंथेसाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो है वो विमल जालान समिति द्वारा पेश की गई। ये 2014-15 के तहत पेश की गई थी और इसके कारण जो है अधिशेष अंतरण में वृद्धि देखने को मिली है। अब अधिशेष अंतरण के लाभ क्या हैं? राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्याज दरों को कम बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा सरकार को राजस्व और कर संग्रह में हुई कमी से पैसे की समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है। अब देखिए अधिशेष अंतरण संबंधी चिंताएं क्या हैं। वित्तीय उतार चढ़ाव के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई को पर्याप्त आकस्मिकता निधि की आवश्यकता होती है। आरबीआई की स्वायत्तता को बनाए रखना इसमें शामिल है। इसलिए अधिशेष अगर केंद्र सरकार को सारा जमा करवा दिया जाता है तो कभी आरबीआई के पास अगर मान लो कम पड़ जाता है तो समस्या का मुद्दा बन सकती है। दूसरा है 2000 रुपये का मूल्य वर्ग के नोट का सर्कुलेशन से वापस किया जाना। ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपये का नोट विदड्रॉ किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले लिया है। हालांकि इस मूल्य वर्ग के नोट को वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। ठीक है, व्यक्ति अपने पास रखे 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जमा करा सकता है या उसके बदले किसी अन्य मूल्य वर्ग के नोट प्राप्त कर सकता है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये तक की राशि जमा की जा सकती हैं या बदली की जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी बैंक में खाता नहीं है वह किसी बैंक में शाखा में इन नोटों को जमा कर सकते हैं। उनके बदले किसी अन्य मूल्य वर्ग के नोट प्राप्त कर सकता है। इन नोटों को बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ग्राहक अपने ग्राहक के बारे में जाने KYC। ठीक है, KYC यानी कि नो योर क्या कहते हैं, ग्राहक को हम क्या कहते हैं, अपने ग्राहक के बारे में जाने KYC मानदंडों और अन्य वैधानिक या विनियामकीय आवश्यकता संबंधी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को वापस क्यों लिया गया? देखिए, 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट को 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(a) के तहत जारी किया गया था। 2016 में जारी किया गया था। अधिनियम 1934 का है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा जो है 24(a) के तहत जारी किया गया था। इन नोटों को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य था 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए मुद्रा की आवश्यकता को तेज़ी से पूरा करना था। अर्थव्यवस्था में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद 2018-19 में 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट का अब तक आम तौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। किसी मूल्य वर्ग के नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर करना आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा होता है। क्लीन नोट पॉलिसी यह आरबीआई की मुद्रा प्रबंधन से संबंधित कार्य हैं। क्लीन नोट पॉलिसी को 1999 में लाया गया था। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा प्रणाली से युक्त अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के प्रदान करना है। इस क्रम में खराब और गंदे नोटों का चलन यानी सर्कुलेशन से बाहर करना है। अब देखिए वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के बारे में जानते हैं। वैध मुद्रा का अर्थ उस मुद्रा से है जिससे कानून का समर्थन प्राप्त होता है। देश का कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। इसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकारते हैं। उसको वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर कहते हैं। यह सीमित या असीमित स्वरूप वाली हो सकती हैं। भारत में सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं जबकि करेंसी नोट असीमित वैध मुद्रा है। अब देखिए 2022-23 में अगली सुर्खी जो है 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCF फॉर 2022-23। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो है जलवायु परिवर्तन के व्यापक आर्थिक प्रभावों का परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन का व्यापक आर्थिक प्रभाव। भारत जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2100 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लगभग 3 से 10% तक वार्षिक रूप में हानि बयान कर सकता है। 2030 तक हीट स्ट्रेट से जुड़े उत्पादकता में गिरावट से वैश्विक स्तर पर अनुमानित 80 मिलियन नौकरियों से वंचन यानी लॉस की घटना घटित होने का खतरा है।
इनमें से 34 मिलियन वंचन की घटना भारत में घटित होगी। 80 मिलियन दुनिया भर में है, उसमें से 34 मिलियन वंचन की घटना जो है, नौकरियों से वंचन की घटना, लॉस की जो घटना है 2030 तक हीट स्टेट से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट वैश्विक स्तर पर 80% और भारत में 34 मिलियन, वैश्विक स्तर पर 80 मिलियन नौकरियां और भारतीय स्तर पर 34 मिलियन नौकरियों के वंचन का खतरा 2030 तक हीट स्टेट से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट के कारण हो सकता है। अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता की स्थिति के कारण श्रम के घंटे कम हो जाएंगे, इसके कारण 2030 तक जीडीपी में 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और आरबीआई अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से चलने वाली जन उपयोगिता यानी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उदार यानी कि पीएसएल के तहत ऋण दिया जाता है। आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि एनजीएफएस में शामिल हो गया है आरबीआई, और एनजीएफएस का उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक उपायों को मजबूत करना है। हरित अवसंरचना में निवेश के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGB जारी किए गए हैं। विनियमित संस्थाओं जैसे बैंक इनके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट जुटाने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन और वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जलवायु जोखिम के प्रति अधिक सुभेद्य हैं, साथ ही उन्हें पूंजी की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिघटनाओं के कारण वर्तमान अवसंरचना व अवसंरचना के स्तर के मध्य व्यापक अंतराल मौजूद हैं और इस अंतराल को समाप्त करने के लिए जीडीपी के लगभग 2.5% तक वार्षिक हरित निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत विकल्प देखें तो राजकोषीय नीति पहल है, प्रौद्योगिकी को अपनाना है, मौद्रिक नीति है। देखिए, जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए जो नीतिगत पहल विकल्प हमारे पास है उसमें है राजकोषीय नीति पहल, कार्बन करों और उत्सर्जन व्यापक प्रणाली का उपयोग करते हुए कार्बन मूल्य निर्धारण करना, संधारणीय हरित परिसंपत्तियों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए हरित वर्गीकरण यानी ग्रीन टैक्सोनॉमी को अपनाना चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाना जैसे सरकारों द्वारा लक्षित अनुसंधानों, इसके अलावा विकास निवेश को बढ़ावा देना, पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति में अस्थिरता का समाधान करना, स्वदेशी नवीनीकरण आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना। मौद्रिक नीति देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को अधिक उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स यानी कि SGB का जमानत यानी कि कोलेटेरल के रूप में उपयोग किए जाने पर कम मार्जिन की आवश्यकता संबंधी प्रावधान करना, ये शामिल हैं। इसके अलावा अगली सुर्खी है सोने के भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन गोल्ड होल्डिंग्स। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंक अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। 2010 से विश्व में कई केंद्रीय बैंक वार्षिक आधार पर सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं। भारत 1999 से 2021 के अंत तक सोने के 10 सबसे बड़े आधिकारिक खरीदारों में से एक रहा है। आरबीआई का सोने का भंडार वित्त वर्ष 2023 में 794.62 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। ये वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 5% अधिक हैं। ठीक है, 794.64 मीट्रिक टन इतना सोना हो गया है। 2022 में जितना सोना था 794.64 यानी कि 700 लगभग 95 मान लो 795 मीट्रिक टन सोना जो है 5% अधिक है 2022 की तुलना में। सोने के भंडार में वृद्धि के कारण क्या है? कारणों में बहुत सारे कारणों के माध्यम से हम कारकों के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए, इसके अलावा मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव के लिए, इसके अलावा पोर्टफोलियो में विविधता, इसके अलावा अच्छी समष्टि आर्थिक स्थिति और सोने कीमतों में गिरावट, इसके अलावा वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट और वर्ष 2007-08 के वित्तीय संकट के बाद सोने प्रति केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण में बदलाव, ये सब जो हैं कारक रहे हैं। तो सोने के भंडार में क्यों वृद्धि हो रही है इसका कारण समझते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को प्रतिसंतुलित करने के लिए सोने का उपयोग मुद्राओं से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करने और आर्थिक उथल पुथल के दौरान स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचना, सोना मुद्रास्फीति के कारण मुद्राओं के घटते मूल्य के विरुद्ध एक बचाव विकल्प प्रदान करता है। पोर्टफोलियो में विविधता, यह केंद्रीय बैंकों को अस्थिरता से बचाता है क्योंकि सोने की कीमत का अमेरिकी डॉलर के साथ विपरीत संबंध है। सोने के भंडार में ये वृद्धि 1990 के दशक और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत से अलग है। ठीक है, जब केंद्रीय बैंक सोने के शुद्ध विक्रेता थे, इसके लिए अच्छी समष्टि आर्थिक यानी कि
अच्छी समष्टि आर्थिक स्थिति और सोने की कीमतों में गिरावट जैसे कारण उत्तरदायी थे, लेकिन अब ये अलग हैं। मजबूत आर्थिक समृद्धि के कारण सोने का सुरक्षित विकल्प के रूप में कम महत्व था, साथ ही कम रिटर्न ने इसे निवेश के लिए अनाकर्षक बना दिया था, कम रिटर्न मिल रहा था। इसलिए वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट और 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद सोने के प्रति केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हुआ। अब देखिए हम समझेंगे आरबीआई का गोल्ड रिजर्व सोने का भंडार कितना है। देखिए आरबीआई का सोने का कुल भंडार लगभग 800 टन के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों से फरवरी 2023 तक लगातार अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बढ़ने और भू राजनीतिक तनावों के कारण विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता कम हो रही है। इसलिए आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने के लिए अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है। देशों के केंद्रीय बैंकों के आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, अन्य मुद्राएं, सोना और विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर। ठीक है, अब हम समझेंगे विशेष आहरण अधिकार क्या होते हैं, एसडीआर क्या होते हैं। एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, एसडीआर के बारे में समझें तो एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी आईएमएफ ने 1969 में अपने सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति यानी इंटरनेशनल रिजर्व असेट। एसडीआर न तो कोई मुद्रा है और न ही इसे लेकर आईएमएफ पर कोई दावा किया जा सकता है। व्यवहार में एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, एसडीआर विशेष आहरण अधिकार जो हैं, एसडीआर के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। आईएमएफ इसे केवल अपने हिसाब किताब से बही खाते में रखता है। आईएमएफ के सदस्य स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग करते हैं। एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, इसके अलावा यूरो, इसके अलावा जापानी येन, इसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग, इसके अलावा चीनी रनमिनबी भी शामिल हैं। एक एसडीआर की कीमत का निर्धारण इन्हीं मुद्राओं को मिले वेटेज के आधार पर किया जाता है। आईएमएफ के सदस्य इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगली सुर्खी है अपेक्षित क्रेडिट हानि, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल कहते हैं इसको हम। ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये अपेक्षित क्रेडिट हानि क्या है इसको समझते हैं और सुर्खियों में क्यों है। बैंकों ने अपेक्षित क्रेडिट घाटा यानी कि अपेक्षित क्रेडिट हानि आधारित ऋण प्रावधान यानी कि एलएलपी, हानि आधारित ऋण प्रावधान लॉस, हानि आधारित ऋण प्रावधान देखें तो अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानि आधारित ऋण प्रावधान, इसको कहें तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल बेस्ड लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क। इसको लागू करने के लिए आरबीआई ने 1 साल का और समय मांगा है। ठीक, 1 साल का आरबीआई से 1 साल का और मांगा गया है समय। जनवरी 2023 में आरबीआई ने ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें क्रेडिट आने के लिए ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि अपेक्षित क्रेडिट हानि दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया गया था। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को लॉस प्रोविजनिंग के लिए ईसीएल दृष्टिकोण को लागू करने हेतु अंतिम दिशा निर्देश जारी होने के बाद 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। वर्तमान में बैंकों को उपगत हानि यानी कि इनक्योर्ड लॉस दृष्टिकोण के आधार पर एलएलपी अपनाने की आवश्यकता होती है। इसके तहत बैंकों को होने वाले नुकसान के लिए प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता होती है। ईसीएल वस्तुतः बैंकों के किसी ऋण के बैड लोन में तब्दील होने से पहले बैंक द्वारा दिए गए ऋण को लेकर होने वाले नुकसान के आकलन और अनुमान लगाने की एक विधि है। ईसीएल मानदंडों के तहत बैंकों को अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में से एक के रूप में वर्गीकृत करना होगा। ईसीएल के तहत 3 चरण दिए हुए हैं। पहला चरण, इसे ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां पहले चरण में आती हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या रिपोर्टिंग तिथि तक कम क्रेडिट जोखिम है। दूसरे चरण में ऐसी वित्तीय लिखित परिसंपत्तियां आती हैं जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन हानि का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तीसरे चरण में ऐसी परिसंपत्तियां आती हैं जिनकी रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध है। अगली सुर्खी है एंजेल टैक्स। एंजेल टैक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्रालय ने एंजेल कराधानों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।
एंजल टैक्स क्या है, साथ ही उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें कर प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना है। इसके अलावा निवेशक ये खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। अब समझते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है। ऐसी कंपनी जिसके अधिकतर शेयर कुछ कंपनियों के पास होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। 2023 के बजट प्रस्ताव से पहले एंजल टैक्स के प्रावधान किसी निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश पर ही लागू होते थे। हालांकि वित्त विधेयक 2023 के माध्यम से यह अब अनिवासी निवेशकों पर भी लागू हो गया है। अगली सुर्खी है आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन 2.0 यानी कि PLI 2.0 योजना। PLI योजना क्या है? PLI 2.0 फॉर इट हार्डवेयर स्कीम। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना को अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना को मंजूरी दी है। ठीक, आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 1.0 को 2021 में शुरू किया गया था। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.2% थी, जो 21-22 में बढ़ करके 2014 से 21-22 में 3.7% हो गई हैं। 1.2 से बढ़ करके 3.75% हो गई हैं। योजनाओं के मुख्य बिंदुओं के इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्षेत्र क्या है, अवधि क्या है, बजटीय परिव्यय क्या है, इसका कितना है, इसके अलावा प्रति कंपनी प्रोत्साहन क्या है, इसमें ये सब चीज़ें समझते हैं। तो इस PLI 2.0 योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखें तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। लक्ष्य क्षेत्र देखें इस योजना का तो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यानी USFF आदि इसमें शामिल हैं। अवधि देखें इसकी तो योजना की अवधि 6 साल की है। बजटीय परिव्यय इसका कितना है तो 17,000 करोड़ रुपए का इसका बजटीय परिव्यय PLI 2.0 का है। प्रति कंपनी प्रोत्साहन देखें तो एक आधार वर्ष वित्त वर्ष 2023 की निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं की निवल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा। वैश्विक कंपनियों के लिए 45,000 करोड़, हाइब्रिड कंपनियों के लिए 2,250 करोड़ रुपए और घरेलू कंपनियों के लिए 500 करोड़। फिर से देखिएगा, वैश्विक कंपनियों के लिए 4500 करोड़, हाइब्रिड के लिए 2,250 करोड़ और घरेलू कंपनियों के लिए 500 करोड़। हाइब्रिड में क्या आ जाएगी, वैश्विक और घरेलू दोनों को शामिल कर लेंगे। अगली योजना है विवाद से विश्वास एक योजना। विवाद से विश्वास एक योजना क्या है? वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 की अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs को राहत प्रदान करने हेतु विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शुरू किया है। इसके तहत कोविड के दौरान अनुबंध को सही से लागू न कर पाने के मामले में बिडिंग या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के मामले में जब्त की गई राशि का 95% हिस्सा सरकार की ओर से वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए, सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता, ये क्या है? AMDCF कहते हैं इसको। ये भी स्कीम है, असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़। तो असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइस, तो AMD क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ यानी कि CF। तो AMD यानी कि असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, इसके लिए कॉमन फैसिलिटीज़ स्कीम जो है AMD यानी कि असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइसेज के लिए मेडिकल डिवाइसेज क्लस्टर जो है उनके लिए कॉमन फैसिलिटीज़ AMDCF स्कीम है। वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स को मजबूत करना।
इसके अलावा इस योजना के उद्देश्य में दूसरा बिंदु शामिल है चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना। इसके अलावा जैसे भारत वर्तमान समय में चिकित्सा उपकरणों के मामले में जापान, चीन और साउथ कोरिया के बाद एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय बाजार में इसके क्षेत्र की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं, जिनकी बिक्री में आयातित चिकित्सा उपकरणों की लगभग 75 से 80% तक भागीदारी है। असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइसेज क्लस्टर के लिए जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि AMD के लिए जो कॉमन फैसिलिटीज़ यानी CF जो हैं, उसकी योजना की शुरुआत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विज्ञान विभाग के तहत की जाएगी। योजना की अवधि 2023 से 24 से लेकर के 2026-27 तक रहेगी। 23-24 से 26-27 तक इस योजना की अवधि रहेगी। योजना का नाम है AMD-CF यानी कि असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइसेज क्लस्टर AMD हो गया, और कॉमन फैसिलिटीज़ उसके लिए हो गई तो CF हो गई। तो ये AMD के लिए जो CF स्कीम है, कॉमन फैसिलिटीज़ जो स्कीम है, इसको हम समझते हैं। AMD-CF की निम्नलिखित 2 घटक इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता, एक परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता। सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता, इसका उद्देश्य क्या है? सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता क्यों की जा रही है AMD-CF के जरिए से? तो उसका उद्देश्य है सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स के सतत विकास के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है। तो इससे क्या होगा? देखिए, सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता की जा रही है, इससे चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स के सतत विकास के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करेंगे सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण करके। तो इसका आर्थिक प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? आर्थिक प्रोत्साहन इससे मिलेगा आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत की 70% या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, दोनों में से वो लागू होंगी। हिमालयी व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना लागू लागत का 90% जो भी कम होगा। ठीक, हिमालय क्षेत्रों के लिए 90% हैं और आर्थिक सहायता स्वीकृत सामान्य क्षेत्रों के लिए 70% या 20 करोड़, दोनों में से जो भी कम हो वो लागू होगा। सामान्य सुविधाओं की सहायता की बात की जा रही है, ये इसका आर्थिक प्रोत्साहन की बात हो गई। दूसरा इसका घटक जो है वो है परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता। सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता समझ लिया हमने। परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना लागत की 70% या 5 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, दोनों में से लागू हो जाएगी। परीक्षण सुविधाओं के लिए मिलेगी तो 70% या 5 करोड़ से कम, दोनों में से जो भी कम हो वो जाएगी। आर्थिक सहायता की अधिकतम स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला की हो जाएगी। और हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ये 5 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर परियोजना का लागत 90%, दोनों में से जो भी कम हो लग जाएगी। इसके अलावा एक योजना है ई-अपील योजना। ई-अपील योजना क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ई-अपील योजना 2023 अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम करना है। ई-अपील योजना के बारे में समझें तो पीड़ित कर निर्धारित संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। कर निर्धारित यह अपील जो है संयुक्त आयुक्त अपील के समक्ष कर सकता है। ठीक है, तो 80C इसको हम कहते हैं। निर्धारित को पीड़ित कर निर्धारित जो 80C होता है उसकी बात कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के जरिए पूरा किया जाएगा। इसके अलावा एक अगला बिंदु है अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली यानी कि ISTS शुल्क। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS चार्जेज जो हैं, ये प्रणाली क्या है, ये शुल्क क्या है, चार्जेज क्या हैं? तो ISTS चार्जेज या ISTS शुल्क क्या है? इसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली यानी ISTS शुल्क से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने लिया है। पवन ऊर्जा है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके अलावा अमोनिया परियोजनाओं पर जो है ये छूट की बात 25 वर्षों के लिए की जा रही है। मंत्रालयों के प्रमुख निर्णयों पर एक नज़र डालें तो 31 दिसंबर 2032 को या उससे पहले चालू की गई
अपतटीय पवन ऊर्जा यानी कि OWP परियोजनाओं को ISTS शुल्क भुगतान से पूरी छूट दी गई है। ये छूट परियोजनाओं लागू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए होंगी। हालांकि 1 जनवरी 2033 से चालू परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना होगा 2033 से 1 जनवरी 2033 से, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि RE पंप या बैटरी स्टोरेज सिस्टम या इनकी किसी भी हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट्स को ISTS भुगतान से पूरी छूट दी गई है। 31 दिसंबर 2030 को या उससे पहले शुरू की गई परियोजनाएं इस छूट के लिए पात्र होंगी। 31 दिसंबर 2030 के बाद परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना होगा। इससे पहले सरकार ने नई जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर ISTS शुल्क माफ़ करने का आदेश दिया था। ISTS शुल्क माफ़ करने का महत्व क्या है, देखिए। इससे अपतटीय पवन ऊर्जा पहलों के व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं को विस्तार का बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इससे ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं से नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणालियाँ जल निकायों में निर्मित पवन चक्कियाँ हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणाली जल निकायों में निर्मित पवन चक्कियाँ हैं, ठीक। ये पवन चक्कियाँ आमतौर पर महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थापित की जाती हैं। इन्हें पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जल से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद हैं। ग्रीन अमोनिया क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद हैं। इसका उपयोग परिवहन व भंडारण वाहकों में ऊर्जा के रूप में, पोत परिवहन, ईंधन, इसके अलावा उर्वरक उत्पादन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक योजना है दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के रूप में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो EODB ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, देखिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि EODB से संबंधित सिफारिशें जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने की हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। वर्तमान में देश में 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स और 70 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस EODB किसी देश में व्यवसाय करने से जुड़े विनियमों, प्रक्रियाओं को सरलता, दक्षता एवं पारदर्शिता के स्तर को बताता है। ये सभी कारक व्यवसायों को शुरू करने, संचालित करने, उनका विस्तार करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये किसी व्यवसाय के सभी चरणों को सरल बनाकर मौजूदा विनियमों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित हैं। इसके अलावा ये अनावश्यक नियमों, प्रक्रियाओं को समाप्त करके उसके स्थान पर सरल और पारदर्शी नियमों को लागू करता है। इस प्रकार व्यावसायिक परिवेश को निवेश के अनुकूल बनाता है। TRAI की प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र डालें तो TRAI की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं, देखिए। सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और अनुक्रियाशील डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाना चाहिए। TRAI की प्रमुख सिफारिशों में ये पहली सिफारिश हैं। TRAI ने सिफारिश की कि सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और अनुक्रियाशील डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाना चाहिए। इसके अलावा TRAI ने प्रमुख सिफारिश में दूसरी सिफारिश की हैं। प्रमुख मंत्रालयों को सभी गतिविधियों को नियमित रूप से समीक्षा करने और एक स्थायी EODB समिति स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सरल संचार पोर्टल के एक भाग के रूप में सबमरीन केबल नेटवर्क को बिछाने और उनके संचालन का रखरखाव से संबंधित अनुमति ऑनलाइन दी जानी चाहिए। इसके अलावा TRAI अधिनियम 1997 के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक पदावली जो है उस पदावली को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसे एकीकृत लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है। 1997 का अधिनियम है TRAI जो है ये एक सांविधिक निकाय है। इसका कार्य भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है। TRAI अधिनियम 1997 के तहत इसे लाया गया है। अगली जो सुर्खी है वो है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी कि OSOP स्कीम।
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे पर OSOP यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के विजन को क्षेत्र को बढ़ावा देना है, साथ ही वंचित वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर देशज स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स आवंटित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने एक रूपता के लिए OSOP यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स को डिज़ाइन किया है। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने डिज़ाइन किया है। OSOPs जो हैं यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स स्थान विशेष के लिए विशिष्ट हैं। इनमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए हथकरघे यानी हैंडलूम्स शामिल होंगे। इसके अलावा त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र क्या है? CPES यानी कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। तो प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट जो हैं ये सेंटर के लिए हैं, केंद्र के लिए हैं। तो ये केंद्र कैसा है? सेंटर जो इसके लिए बना हुआ है प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट जो है उसके लिए जो सेंटर हैं, उसके लिए जो केंद्र हैं त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र जो हैं उसकी बात करते हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय MCA, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय MCA यानी मिनिस्ट्री फॉर कॉरपोरेट कार्य यानी एक्ट। तो मिनिस्ट्री फॉर कॉरपोरेट एक्ट्स ने CPES की स्थापना की है। CPES यानी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट यानी CPES यानी कि त्वरित कार्य निकास प्रसंस्करण के लिए केंद्र। यह कंपनियों को समस्या मुक्त फाइलिंग और समयबद्ध और प्रक्रियाबद्ध तरीके से MCA यानी कि मिनिस्ट्री फॉर कॉरपोरेट एक्ट्स रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करता है। CPES हितधारकों के लिए अधिक सार्थक डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री को त्रुटिहीन रखने के साथ साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक दबाव को कम करने में भी मदद करेगा। यह मानेसर हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA में स्थित हैं। IICA मानेसर हरियाणा में स्थित हैं। त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र यानी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट या CPES। इसके अलावा अगली सुर्खी है हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023। हरित सागर नाम से द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 क्या है? पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय MOPSW ने हरित सागर नाम से एक हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं। हरित सागर दिशा निर्देश 2023 क्या कहते हैं? इन दिशा निर्देशों में पत्तन विकास, संचालन और रखरखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। साथ ही प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की बात की गई है। इसमें पत्तन में संचालन में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल जैसे हरित ईंधनों के भंडारण, कुशल प्रबंधन और बंकरिंग के लिए पत्तन की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। पोतों के लिए ईंधन के पुनर्भंडारण को बंकरिंग कहा जाता है। दिशा निर्देशों पर अगर डालें इस पर नज़र तो ये दिशा निर्देश जैसा कि मैंने बताया हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हैं और इनको जारी किसने किया है? पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो 2023 में दिशा निर्देश जारी किया और दिशा निर्देशों में सभी बिंदुओं पर नजर डालें तो दिशा निर्देश में कहा गया है कि पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत ज़रूरतों का 2023 तक 60% और 2047 तक 90% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को पूरा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा 2030 तक पत्तनों के पास कम से कम एक LNG बंकरिंग स्टेशन अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा 2025 तक पत्तन के भीतर उसके आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करनी होगी। इसमें ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव यानी GRI मानकों को अपनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पत्तनों से संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। दिशा निर्देशों का महत्व समझें तो इनसे शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इनसे पत्तन इकोसिस्टम में जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। ये सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन से सभी पत्तनों पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एक अगली सुर्खी है जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP ये पत्तन कैसा है? विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है।
इसके अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने केवल 22 घंटे का टर्न राउंड टाइम TAT दर्ज किया है। इस कारण भारत इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले देशों में शामिल हो गया है। किसी जलपोत का TAT क्या होता है? TAT उसके द्वारा बंदरगाहों के एंकरेज यानी लंगरगाह पर रिपोर्ट करने से लेकर बर्थ से बाहर निकलने तक की अवधि को बताता है। JNP नवी मुंबई में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये नवी मुंबई में भारत के प्रमुख बंदरगाहों यानी महापत्तनों में कुल कंटेनरीकृत कार्गो वॉल्यूम में इसकी लगभग 50% हिस्सेदारी JNP की है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2022 में JNP 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया था। ठीक है, 2022 में JNP 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह JNP बंदरगाह है। इस सभी बर्थ सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। अगली सुर्खी हैं नाइमैक्स वटी यानी WTI। तो नाइमैक्स क्या है? क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध। नाइमैक्स वटी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नाइमैक्स वटी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने रुपये में मूल्य वर्गित नाइमैक्स वटी क्रूड ऑयल प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध शुरू किया है। NSE ने इसे यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसे कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में आरंभ किया है। इस कदम से NSE के ऊर्जा बास्केट और समग्र कमोडिटी सेगमेंट में ऑफर किया जा रहे उत्पादों का विस्तार हुआ है। वायदा अनुबंध किसी विशेष कमोडिटी परिसंपत्ति या प्रतिभूति को भविष्य में खरीदने या बेचने के लिए किया गया एक कानूनी समझौता है। यह खरीद या बिक्री भविष्य में और एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर की जाती हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स निवेश साधन हैं। ये निवेशकों को कमोडिटीज़ में निवेश करके लाभ कमाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये साधन निवेशकों को कमोडिटीज़ का स्वामित्व हासिल किए बिना उनमें निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। लाभ देखें तो इससे कमोडिटी और ऊर्जा बाज़ारों में व्यापक बढ़ावा मिलेगा। इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने में संभावना मिलेगी, जिससे अंततः खुदरा व्यापारियों और निवेशकों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये FPI यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भी फॉरेनर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त होगा। FPI के लिए इससे ये इन कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार के लिए NSE में अपनी नकदी होल्डिंग्स से बने मार्जिन का लाभ उठा सकेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI क्या है? FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों द्वारा विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और होल्डिंग धारण से हैं। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE को 1992 में स्थापित किया गया था। और ये भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है और ये ट्रेडिंग की मात्रा के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI संयुक्त राज्य अमेरिका में कुओं से निकाला गया एक हल्का स्वीट क्रूड ऑयल है। यह प्रमुख वैश्विक तेल बेंचमार्क में से एक के रूप में कार्य करता है। बेंट क्रूड और दुबई ओमान अन्य 2 बेंचमार्क हैं। ठीक, इसके अलावा एक योजना है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 क्या कहती हैं और ये किसने जारी की है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने ये जारी की है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का श्रृंखला चौथा संस्करण है। इसे 6 माही आधार पर जारी किया जाता है, 6 माह में एक बार। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2016 में किया गया था। वर्ष 2023 की रिपोर्ट ये अन्वेषण करती हैं कि अगले 5 वर्षों 2023 से 2027 में नौकरियों और कौशल का विकास कैसे होगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 2023 की रिपोर्ट ये अन्वेषण करती हैं। ये रिपोर्ट चौथी औद्योगिक क्रांति का श्रम बाजार पर प्रभाव, हरित ऊर्जा संक्रमण, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आदि को ट्रैक करती हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें उससे पहले 2023 के शीर्ष 10 कौशल समझ लेते हैं। 10 कौशलों में है विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक सोच, प्रत्यस्तता, लचीलापन और चपलता। इसके अलावा चौथा है प्रेरणा और आत्म जागरूकता। इसके अलावा 5वां है जिज्ञासा और आजीवन सीखना। 6ठा है तकनीकी साक्षरता और 7वां है निर्भरता और विस्तार पर ध्यान। इसके अलावा सहानुभूति पूर्वक
और सक्रिय होकर सुनना, इसके अलावा नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव, इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण, ये इसके 10 शीर्ष कौशल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो उसके बिंदुओं को हम किस माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु है कि व्यवसाय में बदलाव के प्रमुख चालकों में प्रौद्योगिकी को अपनाना, इसके बाद जीवन यापन की बढ़ती लागत, धीमी आर्थिक समृद्धि और हरित संक्रमण शामिल हैं। अगले 5 वर्षों में 44% कर्मचारियों के कौशल अनुपयोगी हो जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 44% कर्मचारी जो हैं उनके कौशल क्या हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे। 61% भारतीय कंपनियां सोच रही हैं कि पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस यानी ESG मानकों के व्यापक उपयोग से नौकरियों के अवसर में वृद्धि होगी। इसके बाद नई तकनीकों को तेज़ी से अपनाना और डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना इस वृद्धि के अन्य कारक हैं। अगले 5 वर्षों में 23% नौकरियों के स्वरूप में परिवर्तन होने की संभावना है। आने वाले समय में सबसे अधिक निवल नौकरी सृजन, प्रभाव, हरित संक्रमण, ESG मानकों के व्यापक उपयोग और आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानीयकरण द्वारा संचालित होंगे। निवल नौकरी अभाव के संभावित प्रमुख कारक निम्नलिखित होंगे, जैसे धीमी आर्थिक समृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला की कमी और इनपुट्स की बढ़ती लागत। इसके अलावा उपभोक्ताओं के जीवन यापन की बढ़ती लागत यानी कंज्यूमर्स के जो बढ़ती लागत है वो। 2023 से 2027 की अवधि में व्यवसाय रूपांतरण के सक्षम प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी निम्नलिखित होंगी। स्थानीय श्रम बाजार में उपलब्ध कौशल अंतराल, इसके अलावा प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होना, इसके अलावा अप्रासंगिक अनुदार या अप्रासंगिक विनियामकीय ढांचा या अनुदार विनियामकीय ढांचा कह सकते हैं, या अप्रासंगिक अनुदार विनियामकीय ढांचा कह सकते हैं। इसके अलावा निवेश पूंजी का अभाव भी इसमें एक कारक है। अब हम समझते हैं कार्यबल रणनीतियाँ 2023 से 2027 के दौरान। नौकरियों के दौरान सीखने और प्रशिक्षण देने में निवेश की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है कार्यबल रणनीतियों 2023 से 27 में। इसके अलावा दूसरा है प्रक्रियाओं के स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन से तेज़ी लाने की आवश्यक ज़रूरत है। अनुबंध पर कार्य करने की नीति का विस्तार करना चाहिए। अधिक स्थायी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करने पर बल देना चाहिए। अब हम समझते हैं सिक्योरिटी को, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे।